नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए यानी कि आज 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप किसी भी फील्ड में लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इसी वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपका यानी कि टेस्ट भी होगा 3 से 4 क्वेश्चन का। और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं उनका आपको जवाब दोस्तों कमेंट में देना है। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसंधान में प्रसिद्ध नेटवर्क अभिकरण है, तो इनमें से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नेटवर्क अभिकरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि XXX@SC.in दोस्तों क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय अनुसंधान का प्रसिद्ध नेटवर्क अभिकरण है। ये दोस्तों पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया में वर्तमान में प्रसिद्ध अनुप्रयोग है। तो सोशल मीडिया में वर्तमान में सबसे ज़्यादा अनुप्रयोग किन का किया जा रहा है? तो व्हाट्सएप का भी करते हैं, फेसबुक का भी करते हैं, ट्विटर का भी करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी काम यानी कि वर्तमान में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निधि अंतरण हेतु व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला तरीका है। तो हाल ही में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला तरीका यानी कि पैसे के व्यापक के लिए इधर उधर करने का तरीका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, नेफ्ट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी निधि अंतरण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आजकल एटीएम में धन आहरण सीबीआई के माध्यम से किया जाता है। तो सीबीएस का अर्थ है, पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, पहले सीधा पूछा गया है कि सीबीएस का अर्थ है, और अब यानी कि क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। तो सीबीएस का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सीबीएस का यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन दोस्तों सीबीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं वो पहले हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनका संलग्न हमने एक साथ किया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकप्रिय नेटवर्क जिसे ज़्यादा पुस्तकालय सदस्य के रूप में है। तो भारत में ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसके पुस्तकालय सदस्य बहुत ज़्यादा हैं? तो ऐसा कौन सा नेटवर्क हो जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नेटवर्क है डेल नेट, यानी कि डेल नेट की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1988 में। कब की गई? 1988 में की गई थी। और इसके साथ साथ ही हम जाने कि इसको क्रियान्वित कब किया गया था? तो इसको 1991-92 में किया गया था। यानी कि भारत का प्रथम नेटवर्क यानी कि प्रथम क्रियान्वित होने वाला नेटवर्क है। वैसे दोस्तों कौन सा नेटवर्क है? क्लिब नेट, जिसकी स्थापना कब कर दी गई थी? 1986 में कर दी गई थी क्लिब नेट की, लेकिन उसे क्रियान्वित 1994 में किया गया था क्लिब नेट को। तो प्रथम नेटवर्क कौन सा हो जाएगा? डेल नेट है, जो कि 1988 में स्थापित किया गया था 1991 में, और जिसके सबसे ज़्यादा पुस्तकालय सदस्य हैं। और डेल नेट के बारे में दोस्तों हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में मान्यता हेतु लोकप्रिय निकाय है। कि भारत के जो भी यूनिवर्सिटी है, पुस्तकालय हैं या यूनिवर्सिटी हैं जो भी, उनको मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि उनको मान्यता अनुदान, यानी कि मान्यता, हम इसके साथ साथ ही दोस्तों अनुदान या उनको ग्रेड। अब आपको क्वेश्चन का पता लग गया होगा कि अनुदान, ग्रेड या मान्यता देने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? NAAC, यानी कि नेशनल असिस्टेंस एक्रीडेंशन काउंसिल। दोस्तों आप एक नोटबुक और पेन लेके साथ बैठें, जिससे भी कि यानी कि कोई भी फुल फॉर्म है तो आप दोस्तों उसको सुन के यानी कि लिख सकें। यानी कि नेशनल असिस्टेंस एक्रीडेंशन काउंसिल, इस विभाग की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? तो इस विभाग की स्थापना की गई थी 1994 में। कब की गई? 1994 में। और इसके साथ साथ ही ये क्या है दोस्तों? तो ये यूजीसी का एक उप विभाग है, यानी कि यूजीसी का क्या है दोस्तों? एक उप विभाग है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो NAAC का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलोर में। ये बहुत बार पूछा जाता है यानी कि NAAC के बारे में। तो NAAC की कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी है कि NAAC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? नेशनल एक्रीडेंशन
नई नेशनल असिस्टेंट एक्रीडेंशन काउंसिल, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और दोस्तों यूजीसी का उप विभाग है यानी कि जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलोर में। और यही दोस्तों क्या करता है कि विश्वविद्यालय को उनकी ग्रेड देने का कार्य करता है और उनको अनुदान देने का कार्य करता है, और इसके साथ साथ उनको मान्यता और ग्रेड दी जाती है जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार MHRD ने शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु NIRF शुरू किया है। तो NIRF का अर्थ क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे कि भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के लिए शुरू किया था, तो क्या किया था दोस्तों? MHRD। और इसके बाद में दोस्तों मूल्यांकन हेतु किसको शुरू किया? तो किसको किया? NIRF। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों NIRF की? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन, नहीं दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ये ऊपर वाली क्या, नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है कि यानी इसकी फुल फॉर्म पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में तकनीकी शिक्षा AICTE द्वारा अनुमोदित और संयमित की जाती है। तो AICTE की अर्थ क्या है? यानी कि AICTE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको यानी कि नहीं आता हो उसको आप नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, ताकि आगे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि AICTE की भांति चिकित्सा शिक्षा को भारत में अनुमोदित एवं संयमित करने वाला निकाय है। यानी कि AICTE की भांति चिकित्सा शिक्षा को भी भारत में अनुमोदित या संयमित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो कौन सा है? MCI दोस्तों क्या करता है भारत में यानी चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु बनाया गया राष्ट्रीय कोष है। तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, तो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु बनाया गया राष्ट्रीय कोष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो डिजिटल पुस्तकालय है वो क्या करता है कि राष्ट्रीय कोष यानी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का यानी कि करता है। और इसके बाद में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय डिजिटल की स्थापना की गई थी 2018 में। कहाँ पे की गई थी? तो वो की गई थी IIT खड़गपुर में। कहाँ पे दोस्तों? खड़गपुर। IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी 2018 में। और यही पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्नेट के द्वारा, यानी कि एजुकेशन रिसर्च लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? भारत के डिजिटल पुस्तकालय की। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कनेक्टिविटी विकल्पों का प्रकार है। यानी कि जो इंटरनेट हमें किस प्रकार से कनेक्टिविटी विकल्प के द्वारा, कौन से विकल्प हैं जिनके द्वारा हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करता है? तो वो कौन से हैं दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि डायल अप भी है, लीज लाइन्स भी है, VST भी है, VSAT। और इसके साथ साथ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? उपयोग सभी। यानी कि ये सभी दोस्तों हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके हम दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुस्तकालयों में प्राथमिक रूप से प्रयोग की जाने वाली RFID तकनीक हेतु प्रयुक्त होती है। तो मैं पहले तो दोस्तों RFID के बारे में आपको क्लियर बताता हूं। तो RFID की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और RFID को बनाने वाला कौन था दोस्तों? तो एक रूस का भौतिक शास्त्री था दोस्तों, लियोन थेरेमिन। कौन था दोस्तों? लियोन थेरेमिन नाम का व्यक्ति था। लियोन थेरेमिन नाम का व्यक्ति था जिसको RFID को कब बनाया था? 1946 में। भौतिक शास्त्री था रूस का लियोन थेरेमिन जो RFID को बनाया था। और किस लिए बनाया था दोस्तों? ये सूचीकरण के लिए बनाया था। और इसके साथ साथ दोस्तों ये परिचालन नियंत्रण
यानी कि किसके लिए बनाया था, परिचालन नियंत्रण के लिए। तो परिचालन नियंत्रण से आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा, कौन सा होगा दोस्तों, प्रतिभूति। यानी कि परिचालन नियंत्रण को दोस्तों थोड़ा सा अलग करके लिखें तो प्रतिभूति हेतु प्रयुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको RFID बारे में क्लियर जानकारी दे दी गई है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ISBN और IISN मानक को दिए जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि ISBN किसके द्वारा दिया जाता है और ISSN किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिपल आरलब के क्षेत्रीय कार्यालय, यह ट्रिपल आरब के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और कब से किया जाता है, 2011 से। इससे पहले कौन करता था, ट्रिपल आरब का मुख्य कार्यालय। और इसको कौन करता है दोस्तों, तो इसको करता है निस्केर। इसका प्रकाशन कौन करता है, निस्केर करता है। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं तो ISBN और ISSN मानक को दिए जाते हैं। तो ये किस लिए दिए जाते हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको यानी कि चारों ऑप्शन देखने हैं। सीरियल्स और किताबों के लिए दिए जाते हैं, या किताबों और सीरियल्स के लिए दिए जाते हैं, या किताबों और वीडियो के लिए दिया जाता है, या CD और वीडियो। तो दोस्तों आपको पता है कि जहाँ पे सीरियल्स और किताब है उन दोनों ऑप्शनों से होगा। तो कौन से में, फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि किताबें और सीरियल्स के लिए दोस्तों ISBN और ISSN दिए जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, कि अध्ययन कक्ष हेतु सामान्य बनाए जाते हैं। कि एक अध्ययन कक्ष हेतु सामान्य प्रकार के किस पाठकों के लिए बनाए जाते हैं। तो अध्ययन कक्ष एक दोस्तों अनुसंधानकर्ता, जिसे हम बोलते हैं शोधार्थियों के लिए बनाए जाते हैं, जो कि साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए दोस्तों अनुसंधानकर्ताओं के लिए अध्ययन कक्ष, जिसे दोस्तों हम लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। कि लाइब्रेरी में एक छोटा होता है दोस्तों स्टडी रूम, वो बनाए जाते हैं किसके लिए दोस्तों, अनुसंधानकर्ताओं के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालयों में वित्तीय अंतरण का निरीक्षण या समीक्षा कहलाता है। कि दोस्तों जो पुस्तकालयों में वित्तीय अंतर यानी कि संरक्षण होता है, या जो भी वित्त से जो भी लेखा जोखा होता है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लेखा परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय बजट निधि में निधि अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कि एक पुस्तकालय में जो बजट है वो किस निधि के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, वो आवर्तित, यानी कि दोस्तों वो आवर्तित के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, वो पुस्तकालय बजट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालयों के लिए व्यय के मदों की निधि आवंटन हेतु डाटा आवक के रूप में लेता है। कि जो पुस्तकालय में आज वाले पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको यानी कि आप दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में पुस्तकालय के लिए व्यय के मदों को निधि आवंटन हेतु डाटा आवक के लिए किया गया दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति निधि के लिए। कौन सा दोस्तों, प्रति व्यक्ति निधि के लिए दोस्तों पुस्तकालय व्यय के मदों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तकालय बजट निधि अधिकतम भाग लेती है। कि दोस्तों एक पुस्तकालय का हम जब भी बजट निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बजट किसके लिए निर्माण किया जाता है, सबसे ज़्यादा भाग कौन लेता है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, पहला ऑप्शन है किताबें, दूसरा जर्नल, तीसरा डाटाबेस और चौथा है उपकरण एवं अनुरक्षण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों किताबें, यानी कि किताबों के लिए सबसे ज़्यादा बजट का निर्धारण किया जाता है। एक पुस्तकालय में बजट का निर्माण करते समय किताबों पर सबसे ज़्यादा बजट व्यय का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वह पर्यावरण जो ई संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देता है। तो इनमें से जो कौन सा है जो कि पर्यावरण जो कि ई संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देता है दोस्तों, जो जिनके माध्यम से हम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का, इंटरनेट का या किसी प्रकार यानी कि संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों लेन भी है, वेन भी है, वाईफाई भी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी दोस्तों में ई संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं या दोस्तों पहुंचने में सहायता करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इनफिल्म नेट द्वारा विकसित EDT कोष
कहलाता है कि इन फिलिप नेट द्वारा विकसित ईडीटी कोष है वो किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, शोध गंगा के नाम से जाना जाता है। और इन फिलिप नेट के बारे में दोस्तों हमने यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा वीडियो लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में डाला हुआ है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन यदि डेल नेट, इन फिलिप नेट और OCLC से आता है तो कभी गलत नहीं होगा। आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि शोध गंगा। और इन फिलिप नेट के दोस्तों स्थापना UGC के द्वारा की गई थी 1991 में। ये आपको खासकर ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि इन फिलिप नेट की पैतृक संस्था कौन सी है, तो UGC 1991। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निस्केर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि निस्केर को पूर्व में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, तो पूर्व में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इंचडॉग प्लस निस्कॉम। इंचडॉग और दोस्तों निस्कॉम, इंचडॉग और निस्कॉम दोनों को मिला के दोस्तों किसका निर्माण किया गया था, निस्केर का। और कब किया गया था, तो वो किया गया था 30 सितंबर। कब दोस्तों, 30 सितंबर 2002 को निस्केर बना था। और दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि दोस्तों इंचडॉग प्लस निस्कॉम को मिला के निस्केर बनाया गया था 30 सितंबर 2002 को। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो कौन सी, यानी कि कौन सी वास्तविक ज्ञानार्जन प्रक्रिया है, तो कौन सी वास्तविक ज्ञानार्जन प्रक्रिया दोस्तों, तो इसके ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे। तो दोस्तों ज्ञानार्जन प्रक्रिया के बारे में पूछा है कि हमें ज्ञान किस किस स्रोतों के माध्यम से ज़्यादा यानी कि उपयुक्त प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ज्ञान का प्रारूप क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आंकड़ा होता है वो ज्ञान की सबसे छोटी इकाई होती है। और फिर यानी कि आंकड़े किन में बदलते हैं, सूचना में, और सूचना किन में बदलती है, फिर ज्ञान में, और ज्ञान फिर में यानी किस में बदलता है, तो वो बदलता है बुद्धिमत्ता में। किस में बदलता है दोस्तों, बुद्धिमत्ता में। और बुद्धिमत्ता किस में बदलती है दोस्तों, यानी कि बुद्धिमत्ता दोस्तों परंपरा में। किस में बदलती है दोस्तों, परंपरा में। और ये सभी यानी कि आंकड़े, सूचना, ज्ञान, बुद्धि, परंपरा, ये दोस्तों देने वाला कौन था, उस व्यक्ति का नाम आपको खास कर ध्यान रखना है। तो वो कौन था दोस्तों, MP सितजा नाम का व्यक्ति था। कौन था दोस्तों, MP सितजा नाम का व्यक्ति था, जिसने ज्ञान को एक अच्छी तरीके से बांटा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आंकड़ों का सुव्यवस्थित ढंग कौन सा होता है, तो सूचना का सुव्यवस्थित रूप कौन सा होता है, तो ज्ञान का सुव्यवस्थित रूप कौन सा होता है, तो बुद्धि, और बुद्धि का सुव्यवस्थित रूप कौन सा होता है, परंपरा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुव्यवस्थित की जगह दोस्तों संगठित भी लिखा आता है कई पेपरों में, कि यानी संगठित रूप कौन सा होता है। तो इसको आपको खासकर ध्यान रखना है कि आंकड़े, सूचना, ज्ञान, बुद्धि और परंपरा, और इसको देने वाला MP सितजा नाम का व्यक्ति था, जिसने अच्छी तरीके से हमें बताया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो दोस्तों कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दोस्तों प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, जिसको बनाने वाला कौन था दोस्तों, जॉन मोचली प्लस JP एकट। कौन दोस्तों, जॉन मोचली प्लस JP एकट। दोस्तों आप इनका पूरा नाम लिख सकते हैं, यानी कि जॉन मोचली प्लस JP एकट नाम के दो व्यक्ति थे, जिसने ENIAC का निर्माण किया था, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर टर्मिनल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि कंप्यूटर टर्मिनल या कंप्यूटर का दिमाग हम किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों, CPU। और दोस्तों CPU कितने प्रकार का होता है, नहीं CPU के कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो 3 भाग होते हैं दोस्तों। पहला तो यहाँ लिखा हुआ है ALU, दूसरा CU, और तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मेमोरी। इनके तीनों भाग होते हैं, जो कि CPU के 3 भाग होते हैं। और महत्वपूर्ण टर्मिनल कौन सा होता है दोस्तों, CPU होता है। और दोस्तों यदि ऑप्शन में CPU ना हो और दोस्तों ALU CU, तो इनसे कौन सा होगा, आप कमेंट में बताइए दोस्तों। यानी कि इनसे दोस्तों एक तो होता है कंप्यूटर का दिमाग और एक होता है दोस्तों कंप्यूटर का हृदय। तो दोनों को ऑप्शन में आपको कमेंट करना है कि कौन सा होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और कर्सर आदि कंप्यूटर के हैं, तो ये किस प्रकार की कंप्यूटर के की हैं दोस्तों, तो ये कौन से हो जाएंगे, इनपुट। दोस्तों इनपुट आउटपुट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, किसी भी पेपर में आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिल जाएगा इनपुट और आउटपुट से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनको आकार के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इनसे 6 में से सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है, इनके 1 बिट, और 1 बिट बराबर 8 बाइट होती है दोस्तों। तो इसके बाद में 1 2, इसके बाद में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, KB, और KB के बाद में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, MB,
यानी कि MB। और इसके बाद दोस्तों MB के बाद में कौन सी हो जाएगी, GB। और GB के बाद में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, TB। तो ये इस प्रकार हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी 1 2 4 5 3, यानी कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 2 4 5 3 6। तो इसका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों एक यानी कि आपको सभी इकाइयों के बारे में पता होगा, तभी आपको एक ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन है क्लियर होगा। तो दोस्तों आप एक बार इनके बारे में जान लीजिए कि बिट, बाइट, किलोबाइट, इसके बाद दोस्तों कौन सा हो जाएगा, मेगाबाइट। मेगाबाइट से क्या बनता है, गीगाबाइट, यानी GB। GB से कौन बनता है, TB। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का सरल करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों की द्वि आधारी प्रणाली से बनी होती है। तो कंप्यूटर की द्वि आधारी प्रणाली कितने अंकों से बनी होती है, तो 2 अंकों से। और वो 2 अंक कौन से होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं कि 0 और 1, जिसे हम बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। और इन बाइनरी डिजिट को देने वाला यानी कि एक लड़की थी, कौन थी, तो वो थी लेडी अगस्ता। कौन थी, लेडी अगस्ता नाम की लड़की थी, जो दोस्तों किसकी शिष्या थी, तो वो चार्ल्स बेबेज जी की शिष्या थी। और उसने बाइनरी डिजिट को बताया था, जिसे मशीनरी भाषा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपको यानी कि जो आए हुए एग्जाम में उनके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन पूछा गया है किस, यानी कि जैसे मैंने बताया कि 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, बाइनरी डिजिट बोलते हैं उनको। इन बाइनरी डिजिट को देने वाली थी लेडी अगस्ता नाम की लड़की। और ये लेडी अगस्ता, ये भी पूछा गया किसकी शिष्या थी, तो चार्ल्स बेबेज जी की। और ये जो बाइनरी डिजिट होती हैं 0 और, इनको ये मशीनी भाषा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों जो ये यानी कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में कंप्यूटर पहली बार किस वर्ष प्रयोग किया गया था। तो भारत में कंप्यूटर पहली बार कब प्रयोग किया गया था, तो कब प्रयोग किया गया था, 1955 में। और कहाँ पे प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो ISI, सीधा याद रख सकते हैं, ISI कोलकाता। ISI कोलकाता में, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रयोग किया गया था पहली बार कंप्यूटर। कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में। और इसके साथ साथ ही आपका एक छोटा सा क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ मैं दोस्तों, कि भारत में पुस्तकालय में पहली बार कब प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों 1965 में इंसडॉक के द्वारा। इंसडॉक के द्वारा किया गया था दोस्तों। और कब किया गया था, 1965 में। और किस लिए किया गया था, तो वो इंडियन साइंस अबस्ट्रे की अनुक्रमणिका तैयार करने हेतु किया गया था पुस्तकालय में। और भारत में कंप्यूटर पहली बार 1955 में प्रयोग किया गया था, जो भारतीय सांख्यिकी विभाग ISI कोलकाता में किया गया था। और दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हैं जो जिनके कमेंट में आपको आंसर देने हैं कि कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी की इकाई है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और इस यानी कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा दोस्तों, रैम, W रोम। और इसके बाद में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स आदि के एक उदाहरण है। तो इनमें से किसके उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, और सॉफ्टवेयर के और ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। और इसके साथ साथ ही दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।